नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक के आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम ने इस महीने के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ आयुक्त कुमाऊं और उधम सिंह नगर नैनीताल के जिलाधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है, जिसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच 2 तारीख निर्धारित की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। और 2 तिथि हमने दी हैं, 24, 25, 26 या 26, 27, 28 जो भी तिथि केंद्र हमको प्राप्त होगी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से। उसके उद्घाटन में हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उसके समापन अवसर पर हैं। जिलाधिकारी वंदना ने आज मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। डीएम ने बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज़ 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज़ 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीमी थी। उसके बाद इनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही फेज़ 2 का भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो गया है था पिछले निरीक्षण के समय में ही, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग ने वहाँ फिजिकली कार्य प्रारंभ कर दिया है। म्यूज़ियम का काम जो होना है उसका भी लगभग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी अंतिम चरण में है। उसके बाद इसको भी हम पैरेलली शुरू कर देंगे और विभाग को यही निर्देश दिए हैं कि इसको हम लोग जुलाई अगस्त तक फेज़ 1 को अगर रैपअप कर सकते हैं तो उसके बाद फेज़ 2 के कार्य में प्रगति लाई जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है, जिसे लेकर जिलाधिकारी वंदना ने आज मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के डिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और NHI की सड़कों को जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर त्वरित गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंट किया जाएगा। साथ ही पंतनगर से रामनगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिजली के पोल, तारे और अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही रामनगर के डुकुली में G20 समिट के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर भी तैनात किए गए हैं, जहां एक स्थान पर विदेशी डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस तो दूसरे स्थान पर कल्चरल नाइट का कार्यक्रम होना है।
देखिए G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक है। इसमें NHAI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं। जो रोड साइड में सरकारी दीवारें हैं, इसमें जो उधम सिंह नगर का प्राधिकरण है उसको एक काम दिया गया है कि उसमें आकर्षक उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड की थीम पे पेंटिंग्स, ये काम भी अच्छा चल रहा है। कुछ टेम्पररी नेचर के इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको भी वहाँ पे हटाया गया है। जितने भी बिजली के पोल टेढ़े थे सीधा किया गया है, केबल को ठीक किया गया है। उसके बाद जो वर्क है वो NHAI का भी और PWD का भी है। इसमें भी सिमिलर नेचर के काम हैं। सिमिलरली रामनगर में बैराज से लेके और ढिकुली तक इसमें भी ब्यूटिफिकेशन के वर्क्स अच्छे हो रहे हैं। और बाकी जो इवेंट्स की जहाँ तक बात है तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ढिकुली में है, जिसमें ताज की भी एक प्रॉपर्टी है, नमा की भी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक जगह तो जो हमारे डेलीगेट्स होंगे वहाँ पे उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो होगी, और एक जगह जो कल्चरल नाइट है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया गया और बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों का व्याख्यान किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि बीजेपी ने सभी चुनावों की तैयारी पहले से कर रखी है और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा 4 बूथों का ये शक्ति केंद्र है और संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रत्येक बूथ से 50 की संख्या है, यानी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना है, और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको हमारे 4 कार्यकर्ताओं के माध्यम से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं तक, शक्ति केंद्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और आज उसी के सापेक्ष यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि हमारा कोई पदाधिकारी सक्रिय रहता है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी हमेशा सक्रिय रहता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा। राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया और कार्यकर्ता बहुत खुश थे, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को विभिन्न तरीके से यहाँ। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हदेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास के लिए केवल 10.5% ही रखा गया है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के विकास के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा के बजट सत्र को सरकार ने मोदी मय कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते रहते हैं। इसके अलावा इस समय प्रदेश के अंदर हर काम के लिए गब्बर सिंह टैक्स वसूला जा रहा है। सरकार और विधानसभा की साजिश के तहत बजट सत्र को जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। सुमित ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए गंभीर नहीं है।
सत्ता पक्ष के लोग और केंद्र में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि नाटू को जो ऑस्कर भी मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला, तो इसलिए ये तो दिखावे की बातें हैं। आपके राज्य का कर्ज उस स्तर पे पहुंच गया है, आय के स्रोत लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अधिकृत राजस्व जैसे हमारी गौला नदी से मिलता है, उस गौला नदी को समाप्त करने का प्रयास करा जा रहा है, समतलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार भय का वातावरण पूरे प्रदेश में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही हैं। लगातार ऐसा लगा कि पीठ पक्षपात कर रहा है राज्य सरकार के साथ मिलकर, सत्र लंबा ना चले, विपक्ष के विधायक सवाल ज़्यादा ना पूछे, ऐसा मुझे लग रहा था। प्रायोजित ये था, मैंने ओपीएस का विषय उठाया, उसमें चिट्ठी दिखाई जो योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लिखी थी कि ओपीएस लागू हो। क्योंकि मैंने ये चिट्ठी दिखाई, DIPR की वेबसाइट से मेरा वक्तव्य गायब कर दिया गया, संसद में म्यूट हो रहा है और यहाँ वीडियो ही गायब हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत करी है। इसके अलावा जो निलंबन था पूरी तरीके से नियमावली के खिलाफ था। पीठ ने जो निर्देश दिए आदेश चौहान जी के, उसमें पहले दिन गलत थे, लेकिन जब हम उनको अगले दिन जब सदन की कार्रवाई समान चली, जब हमने साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए, तो पीठ ने खुद समझा कि कैसे सदन जैसी जगह पे भी गलत जवाब अधिकारी दे रहे हैं। अफसरशाही हावी हो चुकी है इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कहीं ना कहीं अवश्य वो दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। वहीं G20 होने जा रहा है, उसको लेकर के सरकार नहीं, हमारे लिए देखिए गौरव, ये गौरव का विषय है। G20 हमारे प्रदेश में हो रहा है, विदेश के लोग आएंगे, लेकिन गरीबों के मकान उजाड़ के, रुद्रपुर में जो है बड़ा निंदनीय है, गरीबों के मकान, गरीबों की दुकान उजाड़ कर अगर G20। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। जी हां, रात से हो रही लगातार बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से ठंड का एहसास हो गया है और लोगों ने एक बार फिर ऊनी कपड़े निकालने को मजबूर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश और तेज हवाओं से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तेज हवा से सरसों और गेहूं के फसल गिर गई है, जिससे किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। हमने अचानक करवट ले ली है, सभी लोगों ने अपने कपड़े भी गर्म उतार के रख दिए थे, अब दोबारा से फिर निकालने पड़ेंगे। मौसम एकदम सुहाना हो गया है, बारिश से फायदा भी है और बहुत नुकसान भी है। गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कम से कम 12 घंटे हो गए हैं लगातार बारिश होती हुई। आज से जो बारिश हो रही है इसमें हमारा गेहूं की फसल गिर गई और सरसों की फसल गिर गई। हम किसान आदमी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ हमारे गेहूं की फसल और सरसों। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। के बाद आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। भारत में हेलमेट मैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार निवासी राघवेंद्र कुमार आज ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए हेलमेट पहनने की अपील की। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने उनको फ्री में हेलमेट देकर जागरूक किया। बता दें, नटराज चौक पर हेलमेट मैन ने लोगों को जहां हेलमेट पहनने के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प भी दिलाया। मौके पर ऋषिकेश ट्रैफिक के इंचार्ज अनवर खान भी उपस्थित रहे। लोगों ने पुलिस के सहयोग से चलाए गए इस अभियान की जमकर सराहना की। हेलमेट मैन ने बताया कि 500 हेलमेट फ्री में वितरित करने का लक्ष्य है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे की टीम के साथ 3 दिन ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राघवेंद्र कुमार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने हेलमेट पहनाकर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहने की अपील भी की। राघवेंद्र कुमार, मगर दुनिया मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है और 2014 में मैं अपने मित्र को खो दिया था। तब से भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम के हेलमेट बांट रहा हूँ और अब तक 56,000 हेलमेट बांट चुका हूँ, जो एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और जैसा कि ये देवभूमि की सड़कें हैं और यहाँ पे बहुत लोग अस्थियां बहाने के लिए आते हैं सड़क हादसों में मृत्यु की। पिछले साल भी हमने यहाँ पर कैंपेन किया था और उसका फर्क ये पड़ा कि आज
देहरादून के अंदर बहुत सारे लोग जागरूकता बढ़ी रही है, ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड में भी उसी चीज को लेकर के मेरा 3 दिन यहाँ पे जो यहाँ के देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडे जी हैं, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है कि मैं यहाँ 3 दिन पूरे ऋषिकेश से लेकर के देहरादून आपको ये कैंपेन करूं और जगह जगह जो डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं या फिर जो बिना हेलमेट के चला कर रहे हैं हम उन्हें हेलमेट दें, ताकि इस तरीके से जागरूकता जाए। और उनका एक विचार है कि सड़क हादसे उत्तराखंड के अंदर वो कम हो और इसी चीज को लेकर के प्रयोग किया जा रहा है। और लगभग ये 3 दिनों में 500 हेलमेट वितरण करना है और सुबह से ही देहरादून से चलकर अभी ऋषिकेश भी पहुंचे हुए हैं, हेलमेट बांट रहे हैं। आज ये इस नटराज चौक पर अनवर खान जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला, पूरी सारी टीम भी थी और जगह जगह पुलिस चौकी थाने पर भी दे रहे हैं और ये अभी लगातार आगे 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही चल। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे सत्र में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट आम जनता को नजर में रखकर तैयार किया गया है। सत्र में विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की विधानसभा की जनता के हक में कई मुद्दे उठाए। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने रुड़की चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की और क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए चिकित्सालय में जच्चा बच्चा केंद्र और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के रूप में संबंधित चिकित्सकों को तैनात करने की मांग की। बजट सत्र था और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। सरप्लस का बजट था, 70,407 करोड़ का बजट रहा और पहली बार सरप्लस का बजट आया है कि घाटा जो है कम किया गया है स्टेट का। और रुड़की के मुद्दों के बारे में बात करें तो रुड़की के लिए मैंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। रुड़की में मुद्दा उठाया कि खिलाड़ी जो हमारे प्रतिभावान हैं और जो टैलेंटेड हैं बाहर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय से उनको आमंत्रण आता है, तो उनके लिए सरकार क्या खर्चा उनका वहन करेगी। और जो बच्चे मेडल लेकर आए हैं, जैसे ओलंपिक्स में अभी डेफ ओलंपिक में बच्चे मेडल लेकर आए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में एशियाड मेडल लेकर आए, तो उन बच्चों को जो प्रोत्साहन देने के लिए क्या हमारे मानक हैं, क्या हम उनको प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं, इस बारे में मैंने मुद्दा उठाया। और सबसे अहम मुद्दा हेल्थ के बारे में, चिकित्सा के बारे में। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो उसको हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो और यहाँ पर लोगों को फैसिलिटी मिले, क्योंकि हरिद्वार का जो मेडिकल कॉलेज है और एम्स है हमारा, वो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो लोगों को जाने में और आने में दिक्कत है। तो रुड़की अपने आप में एक पूरे ज़िले का काम करता है, 6 विधानसभा इसके आसपास हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अस्पताल जो हमारा है सिविल हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो और यहाँ पर सारी फैसिलिटी लोगों को मिले, जिससे कि आसपास की जितनी हमारी 10 लाख की जनसंख्या उसको इसका लाभ मिल सके। चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए भी हम एक ब्लॉक यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट की सैंक्शन हुआ है और जो है यहाँ पे काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें महिलाएँ आती हैं और बच्चों के लिए, तो वो काम मैं समझता हूँ कि शीघ्र शुरू हो जाए। उत्तराखंड की मसूरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले में 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 7 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को बिहार सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आज से 6 साल पहले दिनांक 13 जुलाई को यहाँ चुनाखला के जंगल में एक युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसके प्रचार प्रसार के बाद उसकी पहचान प्रोला निवासी बालिका के रूप में हुई, जिस संबंध में फिर 15 जुलाई को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विवेचना में ये पता चला कि उस बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा जलाया गया और बाद में सबूत मिटाने उसे टांग दिया गया। विवेचना में 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जो घटना के बाद से फरार थे, जिनमें से अब तक पिछले 6 सालों में 7 लोग अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किए जा चुके हैं। 2 अभियुक्त, जिसमें जयकरण साहनी और एक अन्य अभी गिरफ्तारी हेतु शेष थे। मानिक महोदय द्वारा इसमें इनाम घोषित किए गए थे। दोनों इनामी बदमाशों की तलाश करते हुए पिछले कई महीनों से हमारी टीम अलग अलग स्थानों पर थी और बिहार सीतामढ़ी से नेपाल बॉर्डर से कल हमारी टीम ने गिरफ्तार करके लाई है और आज ये 25,000 के इनामी बदमाश को। और मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।